इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्त। आइए आज ये सुबह की एक मधुर बेला में शुरू करते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट का एक महत्वपूर्ण क्लास और आपको लेकर के चलेंगे कुछ विशेष आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आगे की ओर। निश्चित तौर पर आज कुछ करंट्स के क्वेश्चन होंगे, स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चन होंगे और कुछ जीएस को कोरिलेट करते हुए क्वेश्चन होंगे। एक बेहतरीन एक शानदार क्लास होगी जहां पर एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन और एक बेहतरीन कंटेंट के साथ आगे की ओर चला जाएगा। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा दोस्त, मरी हुई मछली, बेजान मछली जल की बहती हुई धाराओं के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन जिसमें जान होता है वो अपने रास्ते का चयन स्वयं करती है। निश्चित तौर पर एक आप जोशीले अंदाज में प्रत्येक विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए उसको चीरते हुए आगे निकलना है और इसी का नाम जिंदगी है दोस्त। आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन और आप मैक्सिमम के कमेंट्स आ रहे हैं। चलिए आप सभी लोगों को, आप सभी दोस्तों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी लोगों को सुप्रभात। आइए एक धुआंधार एक्सप्लेनेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर के ही दौरान हमारी आपकी बातचीत होगी। आइएगा देखें दोस्त, सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा क्या कह रहा है। चलिए जस्ट 1 सेकेंड रुक जाएंगे, ये थोड़ा सा जस्ट 1 सेकेंड रुक जाएंगे। जस्ट 1 सेकेंड रुक जाएंगे, जस्ट बस 1 सेकेंड रुक जाएंगे, बस आगे की ओर चलते हैं ना, बस जस्ट 1 सेकेंड आ गया। चलिए आइए बताइए, चलिए अब आप यहां से जवाब देना शुरू करेंगे और हमको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट जवाब। पढ़िएगा, जनवरी 2022 में किस राज्य ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का दर्जा या राज्य उत्सव का दर्जा प्रदान किया? राज्य उत्सव का दर्जा प्रदान किया है। आपको यह बताना है कि राज्य उत्सव का दर्जा प्रदान किया है, यह आपको जवाब देना है। कह रहा है कि क्या उड़ीसा राज्य ने, राजस्थान राज्य ने, पंजाब राज्य ने, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि क्या दिल्ली राज्य ने। आपको जवाब क्या देना है कि किस राज्य सरकार के द्वारा जगन्नाथ मेले को राज्य उत्सव का दर्जा दिया गया है। यह आपका सबसे फोकस एरिया है और आपको कमेंट करना। मुझको पता है यह करंट का क्वेश्चन है और साथ में यह जीके इसमें जुड़ता है और आप मैक्सिमम इसको गलत कर देंगे। आप मैक्सिमम ए जवाब देने। सबसे पहले आप याद रखिएगा, अगर आपसे कहेगा कि रथ यात्रा मेला कहां पर आयोजित किया जाता है तो आप बताओगे कि सर ये आयोजित किया जाता है उड़ीसा में, और उड़ीसा के किस जिले में, तो आपका जवाब होगा कि सर उड़ीसा के पुरी जिले में। दूसरी बात, ये किसके सम्मान में, तो आप याद रखिएगा इसका आयोजन होता है भगवान जगन्नाथ, किसके, भगवान जगन्नाथ जी के सम्मान में। अच्छा, अगली बात, अगर आपसे पूछेगा कि इसका आयोजन कब किया जाता है तो आप बताओगे कि सर जून और जुलाई माह में। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये बताओ दोस्त कि इसमें रथों का क्रम क्या होता है, तो आप कहोगे कि सबसे पहले जो रथ निकलता है वो बलराम जी का, उसके बाद जो रथ निकलता है वो श्री कृष्ण जी का, और अंतिम में जो रथ निकलता है वो किसका, देवी सुभद्रा जी का निकलता है। तो ये आपका ये रथों का क्रम भी कभी कभी पूछ लेता है। अब देखिए, कह रहा है कि राज्य उत्सव का दर्जा प्रदान किया है, तो क्या राज्य उत्सव का दर्जा जनवरी 2022 में उड़ीसा ने प्रदान किया? जरा सोचिए, वो तो उनका परंपरागत है, तो इसका राइट जवाब उड़ीसा है ही नहीं। अब आप मैक्सिमम जो इसका जवाब दिए थे, आप मैक्सिमम का ये जवाब क्या हो गया, गलत हो गया दोस्त। क्यों गलत हो गया? क्योंकि राज्य उत्सव का दर्जा वो प्राचीन काल से उड़ीसा लेकर के चला आ रहा है और उनकी रथ यात्रा मेला से बड़ा पूरे उड़ीसा का कोई त्योहार नहीं होता है।
और उसने जनवरी 2022 में राज्य उत्सव का दर्जा दिया ही नहीं है। अब आप मैक्सिमम जो जवाब दे रहे हैं कि उड़ीसा उड़ीसा, अब वो उनको अब पलटी मारना पड़ेगा और अब वो पलटी मार करके आएंगे पंजाब। और याद रखेगा कि जनवरी 2022 में पंजाब राज्य ने दर्जा प्रदान किया है। और आप याद रखिएगा उड़ीसा में यह प्राचीन काल से है। कब से है? तो आप याद रखिएगा उड़ीसा में यह प्राचीन काल से है। तो हालांकि देखिए मेरा कोई उद्देश्य नहीं था आपको झटका देने का, लेकिन आप अगर कम पढ़ोगे तो झटका लगेगा ही। और मेरा एक दूसरा उद्देश्य यह भी है कि जो गलत होना हो सेशन में हो जाए, एग्जाम में ना हो। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर चलें दोस्त। चलिए ले लिया। आइए सेशन का क्वेश्चन नंबर 2 के क्रम पर आते हैं और देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। कह रहा है कि हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल का शुभारंभ किस अवसर पर किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत का स्किल इंडिया, ये सारी चीजें चल रही हैं, ये चीजें मतलब एकदम सामान्य हो गई हैं। किस अवसर पर किया, एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू ये बन सकता है। और याद रखिएगा ये हरियाणा का एक इंपॉर्टेंट आपकी योजना स्टार्ट की गई है, एक प्रकार का ये पोर्टल स्टार्ट किया गया। अब बताइए ये सुशासन दिवस के अवसर पर किया गया, स्वच्छ भारत मिशन पर किया गया, किसान दिवस पर किया गया, या राष्ट्रीय एकता दिवस पर किया गया है? आपको सही जवाब कमेंट करना, कमेंट करके बताना है। तो आप याद रखिएगा इसको शुरू किया है किसने? हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और ये हरियाणा सरकार ने क्या शुरू किया है? तो आप याद रखिएगा, ये याद रखिएगा सभी क्षेत्रों के रोजगार या सभी क्षेत्रों के कौशल युक्त रोजगार एक पोर्टल पर। अब देखिए 1 मिनट में पहले इसको समझा दूं थोड़ा सा। देखिए क्या है कि ये कहा कि चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, तो राज्य में जो कुछ भी कंपनियां चल रही हैं वो हरियाणा सरकार की वेबसाइट के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक ही पोर्टल पर कार्य करेगा। और इसका शुभारंभ कब किया गया? तो आप मैक्सिमम ने इसका जवाब क्या दिया था दोस्त? आप मैक्सिमम ने इसका जवाब दिया है बी 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 बी। मैक्सिमम इसका जवाब चलिए स्वच्छ भारत मिशन बी 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 दे रहे हैं, बी दे रहे हैं। लग रहा है आपको लगातार झटके की जरूरत है। आप याद रखिएगा ये हरियाणा सरकार ने इसको शुरू किया है कब? आप याद रखिएगा सुशासन दिवस के अवसर पर। कब शुरू किया है? सुशासन दिवस के अवसर पर। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सुशासन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर। याद रखना दोस्त, कब? प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर 2000, याद रखिएगा ये 2022 को 25 दिसंबर 2021 ईस्वी को इसको क्या किया गया है? प्रारंभ किया गया है। और ये जो सुशासन दिवस है ये किसके? तो आप याद रखिएगा ये स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। क्या है? अटल बिहारी, आपको याद रखना है ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, ये याद रखिएगा ये वाजपेयी जी की यह क्या है? तो आप याद रखिएगा उनकी यह जयंती है। और इसी जयंती के अवसर पर तो इसीलिए मैं आपसे क्या कह रहा था कि किस दिन प्रारंभ हुआ, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट एरिया टच करेगा ना। अच्छा आज आप नहा करके नहीं आए इसलिए गलत हो रहा है, ये सब कोई बात नहीं होती। चलिए अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चले। सेशन का क्वेश्चन नंबर 3 ले। आइए देखिए दोस्त सेशन का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा 2 जनवरी 2022 ईस्वी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में कहां मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है? आपको बताना सहारनपुर में, मेरठ में, आगरा में और कह रहा कि लखनऊ में। तो आप याद रखिएगा ये प्रदेश का सबसे बड़ा, दोनों का आंसर मुझे पता था बट दोनों गलत हो गए, कोई बात नहीं। देखिए क्या होता है ना, कंफ्यूजन दूर हो और आप अच्छे से आगे बढ़ो, यही तो उद्देश्य है दोस्त। तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा ये प्रदेश का, अगर मैं आपसे इससे बात करूं कि उत्तर प्रदेश में कहां, तो आप याद रखिएगा यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा खेल विश्वविद्यालय होगा। ये जीके का भी प्रश्न कोरिलेट हो जाएगा और प्रश्न डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा
खेल विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय। तो आप इसको याद रखिएगा, इसका ये याद रखिएगा जो आधारशिला है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखा गया है। और ये कहां पर, तो आपको याद रखना है ये मेरठ में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे की ओर चलेंगे। चलिए आगे की ओर चला जाएगा और लेंगे सेशन का क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्त। कह रहा लोसांग महोत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाता है, बताइए। लोसांग महोत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाता है, आपको बताना है। कह रहा अरुणाचल प्रदेश में, असम में, सिक्किम में, और ऑप्शन में डी कह रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल में। लोसांग मैं आपसे पूछ रहा हूं, याद रखिएगा लोसांग आपसे मैं पूछ रहा हूं और आप मैक्सिमम का इसके लिए राइट जवाब आना चाहिए और आप मैक्सिमम इसका जवाब दे भी रहे हैं। चलिए अच्छा अपना मेरठ, क्या बात है। चलिए कमेंट करें दोस्त, कमेंट करें। और आप मैक्सिमम 4 का बताने लगे हैं। चलिए ये आप मैक्सिमम का लग रहा है जवाब सही होगा। आप मैक्सिमम इसका जवाब सी 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 सी। जब लोसांग महोत्सव की बात करते हैं तो सबसे पहले याद रखिएगा कि यह किसानों का, आप याद रखिएगा यह किसानों का त्योहार है। एक प्रकार से जनजातियों के माध्यम से यह आयोजित होने वाला किसानों का त्योहार है। और ये आप याद रखिएगा फसल पकने पर इसका आयोजन किया जाता है। आप याद रखिएगा फसल पकने पर इसका आप करते हैं क्या, तो आप याद रखिएगा इसका आयोजन किया जाता है। और ये कहां का, तो आपको याद रखना ये सिक्किम का है। और ये याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, जो चीजें करंट की हो जाती हैं थोड़ा सा अपडेट चीजें आपके लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो आपको याद रखना लोसांग महोत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में, सिक्किम राज्य में। लोसांग महोत्सव कैसा त्योहार है, किसानों का त्योहार है। लोसांग महोत्सव का आयोजन क्यों किया जाता है, फसल पकने पर उसका आयोजन करते हैं, ये एक उत्सव होता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आए सेशन के नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर और देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है, बताइए 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन आपको बताना है कहां पर किया गया है। बताना 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है। आप मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए और आप मैक्सिमम इसका जवाब देने लगे हैं। चलिए मैक्सिमम इसका राइट जवाब देने लगे, क्या बात है। तगड़े तरीके से आप लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और मैक्सिमम का जवाब आते रहना चाहिए, मैक्सिमम का जवाब आते रहना चाहिए। और आइए मैक्सिमम जवाब दे रहे हैं। चलिए तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो 2022 है, कह रहा है इसका आयोजन भोपाल में हुआ, जयपुर में हुआ, लखनऊ में हुआ और ऑप्शन में डी कह रहा है पुदुचेरी में हुआ है। तो ये आप याद रखिएगा इसका आयोजन किया गया कहां पर, इसका आयोजन किया गया है पुदुचेरी में। और राष्ट्रीय युवा महोत्सव जब हम अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय युवा महोत्सव की, तो आप इसका आयोजन करते हैं कितनी तारीख को, आप याद रखिएगा आप करते हैं 12 जनवरी को। कितनी तारीख को करते हैं, 12 जनवरी को करते हैं। किसके जन्म दिवस पर करते हैं, तो आप याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। किस पर, तो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आप इसका आयोजन करते हैं। आप याद रखिएगा राष्ट्रीय युवा, इसी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम पर भी आप संबोधित कर देते हैं ना। अगले क्रम पर आइएगा तो 2022 की थीम आपसे पूछेगा, क्या 2022 की थीम। तो देखिए 2021 में रखा गया था कि युवा उत्साह नए भारत का, क्या युवा उत्साह नए भारत का। अब 2022 में क्या रखा गया है, सब कुछ दिमाग में है। आपको याद रखना है क्या, सब कुछ दिमाग में, सब कुछ दिमाग में है, ये इसका क्या रखा गया है। तो आप याद रखिएगा ये इसका थीम रखा गया 2022 का। और ये याद रखिएगा पुदुचेरी होगा और इसका आयोजन कहां किया गया, पुदुचेरी। बोलो दोस्त जवाब दीजिएगा, बोले क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, जवाब दीजिए यस क्लियर हुआ। चलिए और आप मैक्सिमम इसका जवाब दे रहे हैं यस यस यस। थीम
युवा उत्साह नए ना ये 2021 का थीम था, 2022 का नहीं है ना, ये 2021 का थीम था। बोलो दोस्त क्लियर हो गया। आइए सेशन का क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा पुस्तक ममता अभियान 2021 के लेखक कौन है? आप बताइए, पुस्तक ममता अभियान 2021 के लेखक कौन है? अरूप बनर्जी, जयंत घोषाल, उत्पल चटर्जी और अरुण सिन्हा। आप याद रखिएगा इसके लेखक हैं जयंत घोषाल और इन्होंने लिखा है बीजेपी 2021 बंगाल चुनाव बंगाल चुनाव का कार्यक्रम। आप याद रखिएगा ये इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, चूंकि ये राजनीति से प्रेरित है, ये पुस्तक आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर चलें। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे की ओर चलेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा विश्व ब्रेल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? आपको बताना है। देखिए विश्व ब्रेल दिवस प्रत्येक वर्ष आप कब मनाते हैं? कह रहा 1 जनवरी को, 2 जनवरी को, 3 जनवरी को और 4 जनवरी को। ब्रेल दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष हम कितनी तारीख को? 4 जनवरी को करते हैं। किसके जन्म दिवस पर? आप याद रखिएगा लुईस ब्रेल, आप याद रखना लुईस ब्रेल के जन्म दिवस पर इसको क्या किया जाता है? यह आपका मनाया जाता है। और लुईस ब्रेल कहां के निवासी थे? आप याद रखिएगा ये फ्रांस के निवासी थे। कहां के निवासी थे? तो आप याद रखिएगा ये फ्रांस के निवासी थे। ब्रेल लिपि वर्तमान में कितने बिंदुओं पर आधारित है? ये वर्तमान में 6 बिंदुओं पर, ये आपका क्या है? यह वर्तमान में 6 बिंदुओं पर आधारित है और यह दृष्टिबाधितों के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको यह बात याद रखना है। तो ब्रेल दिवस इज द राइट जवाब होगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी 4 जनवरी। बोलो दोस्त, बोलिए एकदम तगड़े तरीके से जवाब दीजिए। क्लियर हुआ? यस यस यस। आइए सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 3 जनवरी 2022 को बताइए, 3 जनवरी 2022 को लोसर महोत्सव, यहां ध्यान दीजिएगा लोसांग था, ये लोसर महोत्सव है और आपको बताना कि ये लोसर महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? आपको जवाब देना है। आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जम्मू कश्मीर में और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि क्या लद्दाख में। आप मैक्सिमम का कमेंट इसके लिए आना चाहिए और आपसे एक चीज तो ये पूछेगा कि ये लोसर महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया। पहला तो ये 3 जनवरी 2022 को किया गया है और ये किया गया है कहां पर? ये किया गया है लद्दाख में। आप याद रखिएगा यह भी जनजातियों का एक प्रमुख उत्सव है, ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। ये जनजातियों का, देखिए राष्ट्रपति जी इसी समुदाय से आती हैं, तो यहां वाले जो आर्ट एंड कल्चर, इस तरीके की जो चीजें होंगी, जो उनका विशेष करंट का जो इशू होगा, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा जनजातियों का यह एक आपका क्या है? तो यह जनजातियों का एक प्रमुख उत्सव है। राइट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आएंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कब किया जाता है? आप कमेंट करिए, प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कब किया जाता है? जवाब दीजिए 5 जनवरी को, 7 जनवरी को, 9 जनवरी को और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि क्या 11 जनवरी को। आपको कमेंट करना है। तो देखिए अगर हम प्रवासी भारतीय दिवस की बात करते हैं तो इसका आयोजन किया गया था सर्वप्रथम, आप याद रखिएगा दोस्त, कब? 2003 ईस्वी में। और कहां से किया गया था? आप याद रखिएगा नई दिल्ली से किया गया था। कहां से? नई दिल्ली से किया गया था। आप याद रखिएगा 2022 का जो आयोजन है ये वर्चुअल किया गया है और ये कहां से? तो इसका भी आयोजन हुआ है नई दिल्ली से। आपसे एक प्रश्न और पूछेगा कि 2022 की थीम क्या रखी गई थी? तो आप याद रखिएगा 2022 की थीम रखा गया था कि प्रवासी भारतीयों की भूमिका। क्या? प्रवासी भारतीयों की भूमिका, ये इसके 2022 का क्या रखा गया है? 2022 का ये थीम रखा गया है और इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। कब? 9 जनवरी को किया जाता है। मनाए जाने का उद्देश्य क्या होगा दोस्त? जो प्रवासी भारतीय हैं उनको सम्मान दिलाना। प्रवासी भारतीय किसको कहते हैं? जिसके पास वर्तमान नागरिकता भारत की हो और वो किन्हीं कारणों से भारत के बाहर रह रहा हो, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, अनुसंधान हो, रोजगार हो, तो इसी के उद्देश्य से। याद रखिएगा। बोलो दोस्त क्लियर हुआ? बोलो दोस्त क्लियर हुआ? यस यस। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे की ओर आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे की ओर आएंगे और देखिएगा अगला क्या कह रहा है।
कह रहा विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए किस कंपनी का चयन किया है? मतलब पासपोर्ट से संबंधित समस्त क्रियान्वयन अब किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा? कह रहा कि क्या वो इन्फोसिस करेगा, विप्रो करेगा, टीसीएस करेगा, या वो ऑप्शन में डी कह रहा कि क्या वो महिंद्रा टेक करेगा? बताइए। तो देखिए होता क्या है, ये 3 साल के इसका टेंडर दे देते हैं, 3 साल के टेंडर दे देते हैं। वो कंपनी पूरी सख्ती के साथ इसको क्या करती है, क्रियान्वयन करती है। पासपोर्ट से संबंधित जो नए बनाने हैं, फॉर्म है, आवेदन है, वेरिफिकेशन है, और उससे संबंधित जो मैचिंग इत्यादि होता है, वो सारा कार्यक्रम करना होता है। और ये दे दिया गया है दोस्त, किसको? याद रखना दोस्त, ये दे दिया गया है टीसीएस को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? तो ये प्रदान किया गया है टीसीएस को। बोले बोले, क्लियर हुआ? यस 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 यस। ए कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप याद रखिएगा ये प्रदान किया गया किसको? टीसीएस को प्रदान किया गया। बोले क्लियर हुआ? आइए अब आगे की ओर चलते हैं और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है। बताइए नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? आपको बताना है, ये काफी चर्चा में है और आपको बताना है कि ये किस देश की मुद्रा है। चलिए, आप मैक्सिमम का इसके लिए कमेंट आना चाहिए, आप मैक्सिमम का इसके लिए कमेंट आना चाहिए, और आप मैक्सिमम इसके लिए कमेंट करेंगे। चलिए, आप मैक्सिमम इसके लिए कमेंट करेंगे और आप सभी का जवाब आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए कमेंट करिए, और आ भी रहा है। चलिए, कुछ लोगों का जवाब ए बी सी। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो देखिए, जब हम नगुल्ट्रम की बात करते हैं तो ये किसी देश की मुद्रा है। अब सबसे पहले अगर आपसे कहे कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है, तो आप बताना दोस्त, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका बताइएगा। अगर आपसे लाओस का कहेगा तो आप याद रखिएगा, लाओस की मुद्रा का नाम है कीप। बोलो क्या नाम है? तो आप जवाब दोगे लाओस की मुद्रा का नाम है कीप। और अगर आपसे नेपाल की बात करेगा तो आप याद रखिएगा इसकी मुद्रा है नेपाली रुपया। क्या है? तो आप याद रखिएगा इसकी मुद्रा का नाम है नेपाली रुपया। अब बच गया एक, क्या? भूटान। आप याद रखिएगा नगुल्ट्रम ये कहां की मुद्रा है? तो ये नगुल्ट्रम ये याद रखिएगा भूटान की मुद्रा है। और इस मुद्रा को कब अपनाया गया था? एक प्रश्न और भी पूछेगा, तो 1974 ईस्वी, याद रखिएगा 1974 से भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? नगुल्ट्रम है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्त, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर चलेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे की ओर चलेंगे। देखिएगा क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। कह रहा कि गुरु गोपियन आपको बताना है। बताइए ये गोपियन क्या? ये गुरु गोपीनाथ कर दीजिए इसको। बताइए गुरु गोपीनाथ प्रतिपादक थे किसके? कथक के, कथकली के, कुचिपुड़ी के, करा भरतनाट्यम के? आपको जवाब देना, आपको मैक्सिमम इसका जवाब देंगे। बताइएगा। कथकली नहीं होता, कथकली होता है। कथकली ये होगा, ये हट जाएगा। तो बताइए कथक के, कथकली के, कुचिपुड़ी के, और कह रहा किया भरतनाट्यम के। आप मैक्सिमम इसका राइट जवाब करिए। और देखिए ये एकदम तगड़ा क्वेश्चन होगा, ये आर्ट एंड कल्चर और जीके को जोड़ते हुए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप मैक्सिमम का इसके लिए जवाब आना चाहिए। चलिए तो सुनिए, देखिए कथक की बात करेंगे तो ये इसका संबंध है उत्तर प्रदेश से। इसका संबंध किससे है? तो आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश। अच्छा, अगर आपसे कह दे कथकली तो आप याद रखिएगा, जब अगर वो कथकली की बात करता है, चलिए जब वो कथकली कहेगा तो कथकली को आप लगाइएगा कहां? केरल लगाएंगे। जब कुचिपुड़ी कहा है दोस्त, तो आप कुचिपुड़ी को कहां लगाओगे? कुचिपुड़ी को आप लगाओगे आंध्र प्रदेश। और जब आपसे कह रहा भरतनाट्यम, सॉरी हाँ कथकली, अब आपसे कह रहा कि भरतनाट्यम की बात कर रहा है, जरा एक बार आप कमेंट करिए कि ये कहां पर है। ये मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, आप बताइएगा। तो गुरु गोपीनाथ आपसे पूछ रहा है कि ये प्रतिपादक किसके हैं, और आप में से मैक्सिमम का जवाब भी आ रहा है। आप याद रखिएगा ये कथकली के प्रतिपादक है। किसके? आप याद रखिएगा कथकली के है। और आप याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ जो वहां का प्रशिक्षण संस्थान है केरल का कलामंडल, ये आप याद रखिएगा इनका संबंध किससे था? तो आप याद रखिएगा केरल कला मंडल से इनका संबंध था। अगर आपसे केरल कला
केरल कला मंडल से इनका महत्वपूर्ण रूप से संबंध था। तो ये याद रखिएगा, इसका राइट जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए क्लियर हो गया। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, आइए थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको गलत बताना है। कह रहा भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंध नहीं है, कथकली कर्नाटक से संबंध नहीं है, ओडिसी उड़ीसा से संबंध नहीं है, और कह रहा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित नहीं है। आपको जवाब देना है। तो देखिए भरतनाट्यम ये तमिलनाडु, अभी मैंने इसीलिए मैंने छोड़ रखा था कि अगर आप कमेंट कर देंगे तो चीजें कुछ थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। बताइए। और कह रहा कथकली, तो अभी हमने बताया कथकली का संबंध किससे है, कथकली का संबंध केरल राज्य से है। ओडिसी उड़ीसा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, गलत जवाब था ऑप्शन नंबर बी। और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब बार बार रिपीट किए जाने वाले क्वेश्चन है। आगे की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं सेशन का क्वेश्चन नंबर 14, देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दोस्त कि दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार किया था। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, इनके नाम पे आप याद रखिएगा। फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है, यह बात आप याद रखिएगा। तो कह रहा है कि 1913, 1912, 1911 और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्या 1910। तो याद रखिएगा दादा साहब फाल्के ने 3 मई 1913 ईस्वी को, आप याद रखिएगा 3 मई कितना, 3 मई 1913 ईस्वी को आप याद रखिएगा इनके द्वारा क्या किया गया था। इनके द्वारा बंबई के कोरोनेशन थिएटर में राजा हरिश्चंद्र जो पहली मूक फिल्म थी ये दर्शकों को दिखाई गई थी। कहां, बंबई के कोरोनेशन थिएटर, आप याद रखिएगा मुंबई के कोरोनेशन थिएटर। और आप याद रखिएगा यहीं से क्या हुआ था, आप याद रखिएगा भारत की पहली मूक फिल्म, आपसे प्रश्न पूछेगा भारत की पहली मूक फिल्म, बोलिए क्या थी। तो आपका जवाब होगा राजा हरिश्चंद्र। क्या, राजा हरिश्चंद्र दिखाया गया था। अच्छा, अगर मतलब इसमें आवाज नहीं था। अब अगर आपसे कहे कि भारत की पहली बोलती फिल्म, तो आप याद रखिएगा अगर आपसे प्रश्न कहता है भारत की पहली बोलती फिल्म, तो आप याद रखिएगा भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम होगा आलम आरा। याद रखिएगा क्या होगा दोस्त, आप बताओगे आलम आरा, आप इसको याद रखिएगा। तो आपका राइट जवाब प्रश्न नंबर 14 का राइट जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। आप लेंगे स्क्रीनशॉट और चला जाएगा आगे। आइए नेक्स्ट अगले क्रम पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से किसके लिए बीटी बीज भी विकसित किया गया है, आप बताना है। तो देखिए बीटी बीज की अगर हम बात करते हैं, कह रहा गेहूं, मक्का, कपास और दाल। आप याद रखिएगा बीटी ये कपास की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, आप याद रखिएगा। और ये इसका आनुवांशिक शोधित कपास है। ये क्या है, आनुवांशिक शोधित कपास है। और ये इसको आपसे पूछेगा, जैसे मैं आपको बता दूं ये यह आनुवांशिक शोधित बीज है। क्या है, ये आनुवांशिक शोधित मतलब जीन ट्रांसप्लांट, ये एक प्रकार का क्या है, बीज है। अब दूसरी बात, इसको किस कंपनी ने बनाया था ये आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा मानसेटो नामक कंपनी द्वारा तैयार, मानसेटो, याद रखिएगा मानसेटो कंपनी द्वारा इसको क्या किया गया, आपको याद रखना है, इसको तैयार किया गया था। और ये आप याद रखिएगा इसकी आपूर्ति कौन करता है, महाराष्ट्र में महेको नामक कृषि कंपनी है। महाराष्ट्र में इसकी याद रखिएगा महाराष्ट्र में महेको कंपनी द्वारा, याद रखिएगा महेको कंपनी द्वारा इसका क्या किया जाता है, आप याद रखिएगा इसका उत्पादन किया जाता है। एक बात और, कपास की बात आई है तो इसका उत्पादन जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ किस मृदा में किया जाता है। एक क्वेश्चन ये बार बार रिपीट करता है, तो दोस्त आप बताओगे कि इसका उत्पादन काली मृदा में किया जाता है। बोलो दोस्त किस मृदा में, तो आपका जवाब होना चाहिए सर काली मृदा में। तो आप याद रखिएगा इसका राइट जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्रम पर आएंगे और सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। और आप मैक्सिमम कमेंट कर रहे हैं, क्या बात है, आप मैक्सिमम का कमेंट आ रहा है, यस यस। चलिए यस 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 यस, मैक्सिमम कमेंट करेंगे, मैक्सिमम कमेंट करेंगे, मैक्सिमम कमेंट करेंगे। चलिए चलिए बिल्कुल, हाँ
आइए आइए, काली मृदा। देखिए एक एक बात और देखिए, ये इसको आप केवल उतने ही क्वेश्चन मत समझिए जितना मैंने करा, कम से कम 15 क्वेश्चन को 5 से गुणा कर लीजिएगा दोस्त, और याद रखिएगा इस तरीके से आपको अपने कंटेंट के सीरीज में आगे की ओर बढ़ना है। चलिए, और देखिए बस में एक ही बात मैं बार बार कहूंगा, बस एक बात मैं बार बार कहूंगा, पतंग अपनी काबिलियत से उड़ता है। तुलना आप कभी पक्षियों से मत करिएगा। पक्षियों का जो आनुवांशिकता होता है वो उनको उड़ने पे मजबूर करता है, लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से उड़ता है। दोस्त, सीख हमको पतंग से लेनी है, पक्षियों से नहीं। आप याद रखिएगा। बोले क्लियर हुआ? आइए नेक्स्ट अगले क्रम पर चलते हैं और लेते हैं सेशन का क्वेश्चन नंबर 16 और पढ़ेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब क्या हो जाए। बताइए तूफान आने वाला है, ये कैसा पता चलेगा? जब वायुमंडल का जो तापमान है, आप बताइए, ये वायुमंडल का दाब जो है अचानक बढ़ जाए, धीरे धीरे बढ़े, सहसा कम हो जाए, अचानक कम हो जाए, और क्रमशः कम होने लगे, धीरे धीरे कम होने लगे। तो आप याद रखिएगा, ये अचानक लो प्रेशर, मतलब हवाएं हल्की होकर के अचानक गर्म होकर तेज गति से ऊपर उठने लगेंगी, और ऊपर की भारी वायु नीचे आने लगती है, और ये आपस में टकरा करके गोल गोल घूमने लगती है। इसी को हम लोग तूफान या इसी को हम लोग चक्रवात कहते हैं। इसका मतलब कि जब सहसा अचानक वायुमंडल में तापमान क्या हो जाए, कम हो जाए, और वायु गर्म होकर के कहां उठने लगे, ऊपर की ओर, तो आप याद रखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा, चक्रवात या तूफान आ जाता है। चलिए, कह रहा किस देश के साथ भारत की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? बताइए, भूटान के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, या पूछ रहा है कि क्या नेपाल के साथ है? आपको बताना है। तो आप मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए कि इसका राइट जवाब होगा सर बांग्लादेश। बोलो दोस्त, क्या होगा? इसका राइट जवाब होगा आपका बांग्लादेश। मतलब भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किस देश के साथ है? वो बांग्लादेश के साथ है। कितना है? 4096.7 किलोमीटर। कितना है? तो आप याद रखिएगा 4096.7 किलोमीटर। ये है क्या? ये लंबी सीमा है। अब इसमें एक चीज और पूछता है कि भारत के स्पर्श करने वाले राज्य बांग्लादेश को, तो बताओ दोस्त, क्या त्रिपुरा आपका, क्या त्रिपुरा बांग्लादेश को टच करता है, हां या ना? तो आपका जवाब होगा कि हां सर टच करता है। मैं कहूंगा कि अच्छा ये बताओ आप, क्या मिजोरम टच करता है, हां या ना? तो आप कहोगे कि हां मिजोरम भी टच करता है। फिर मैं कहूंगा कि क्या बताओ आप, असम टच करता है या ना? आप कहोगे हां। मैंने कहा कि अच्छा ये बताओ, क्या मेघालय की सीमा टच करती है बांग्लादेश को? आप बोलोगे कि हां। अच्छा, मैंने कहा अच्छा ये बताओ अंत में, क्या ये पश्चिम बंगाल भी टच करता है क्या? आप बोलोगे कि हां। तो आप याद रखिएगा, ये 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश को टच करती है, जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। ये आप याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त। आइए आगे की ओर से जानेंगे और देखेंगे सेशन का क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? बताइए, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? बताइए, किन्नौर की लगता है, चंबा लगता है, कुल्लू लगता है, कह रहा सिरमौर लगता है। आपको जवाब देना और बताना है। तो आप याद रखिएगा, देवताओं की भूमि के नाम से विख्यात है किन्नौर। कौन? याद रखिएगा, इसको संज्ञा किसकी प्रदान की गई है? आप याद रखिएगा, देवताओं की भूमि। इस जिले को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है देवताओं की भूमि। जिले को अगर यही संज्ञा, अगर राज्य की बात आएगी तो राज्य के क्रम में उत्तराखंड हो जाएगा कि देवभूमि की संज्ञा किसको प्रदान, किस राज्य को? उत्तराखंड को। लेकिन देवताओं की भूमि किस जिला को कहा जाता है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का कौन सा है? आप याद रखिएगा, किन्नौर है। आप इसको याद रखिएगा। और ये एक मान्यता अनुसार पांडव का ये यहां पर निवास हुआ करता था। आप याद रखिएगा, यहां पर जो महाभारत के काल में ये पांडवों का निवास हुआ करता था, और इसी को लेकर के ये आपका देवताओं की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त, अगले क्रम पर आएंगे और लेंगे सेशन का क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, आप मैक्सिमम ने कमेंट किया क्या? चलिए 19 के लिए कमेंट करिए। मैंने देर से आपका कमेंट नहीं लिया, एक बार मैं आपका कमेंट्स लेना चाहूंगा।
चलिए आप मैक्सिमम इसके लिए कमेंट्स करेंगे और आर भी रहा है। चलिए किन्नौर 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 मैक्सिमम जवाब दे रहे हैं। देखिए ऐसे आगे की ओर बढ़ना एकदम तगड़े तरीके से, मतलब चाहे करंट आ जाए चाहे जीके आ जाए, हिला करके रख दे सेशन, ऐसा होना चाहिए दोस्त। लेकिन हां एक चीज से मैं दुखी रहता हूं, आप कमेंट कम करते हैं। आप लगभग 1500 के आसपास आपकी स्क्रीन पर संख्या दिख रही है, लेकिन आप कमेंट मैक्सिमम नहीं कर रहे हो। आप कमेंट किया करो, केवल आंसर कमेंट करना है। मेरे बारे में दो शब्द अच्छा मत लिखना, कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट करो, सेशन का अधिकतम लाभ मिलेगा। कह रहा दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था, आपको बताना है। गुलाम वंश था, सैयद वंश था, कह रहा खिलजी वंश था, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा कि क्या लोधी वंश था। तो आप याद रखिएगा, अगर आपसे कहेगा कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश, तो आप याद रखिएगा इसका नाम है लोधी वंश। अब लोधी वंश से दो क्वेश्चन, एक तो आपसे पूछेगा कि इसका संस्थापक कौन था। तो अगर आपसे इसका संस्थापक पूछेगा तो आप बताओगे दोस्त, क्या आप बताओगे बहलोल लोधी। बोलो क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे कि इसका संस्थापक था बहलोल लोधी। और अगर आपसे कहेगा कि इसका मतलब अंतिम शासक, एक तो ये भी डायमेंशंस पूछेगा ना कि इसका अंतिम शासक कौन था, तो आप बताना कि जो इसका अंतिम शासक था उसका नाम था क्या, आप याद रखिएगा इब्राहिम लोदी। क्या याद रखना है, आप याद रखिएगा इब्राहिम लोदी, आप याद रखिएगा। तो देखिए ऐसे पढ़िए ना, तीन डायमेंशन से इस बनने वाले प्रश्न को क्लियर हो गया। 4, दिल्ली लोधी वंश किस काल का है, दिल्ली सल्तनत काल का है। इसका संस्थापक कौन, बहलोल लोधी, और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। और ये आपका हो गया राइट जवाब, ऑप्शन नंबर डी। बोले क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट अगले क्रम पर आते हैं और लेते हैं सेशन का क्वेश्चन नंबर 20। देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है, और यह पहले था और हटा दिया गया। कह रहा समानता का अधिकार नहीं दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया गया, संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया, और डी कह रहा शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं दिया गया। प्रश्न नंबर 20 के लिए आप मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 20 के लिए आप मैक्सिमम कमेंट करेंगे। हाँ चलिए लास्ट तक, चल बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है, तगड़े तरीके से यस यस यस। अब कमेंट करने लगे हैं, अब कमेंट दौड़ने लगा है आपका। चलिए तो आप याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार, वो याद रखिएगा इसको निरसित कर दिया गया है, और याद रखिएगा ये वर्तमान समय में ये मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है। आप इसको याद रखिएगा। इसका 20 का राइट जवाब क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। अब अच्छा, लेकिन आपसे कुछ चीजें और कहता है कि ये भारत के मूल संविधान में तो वर्णित था, तो इसको याद रखेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, क्या 44वें संविधान संशोधन, क्या 44वें संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया। क्या क्या किया गया, इसे हटा दिया गया। अब वर्तमान समय में ये कहां है और क्या है, तो आप याद रखिएगा अनुच्छेद 300 क के अधीन यह एक विधिक अधिकार है। क्या आप जवाब दीजिएगा, वर्तमान समय में यह अनुच्छेद 300 क के अधीन यह क्या है, तो आप याद रखिएगा यह एक विधिक अधिकार है। आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 300 क के अधीन ये एक विधिक अधिकार है। तो इसका राइट जवाब क्या हो गया, इसका राइट जवाब हो गया आपका ऑप्शन 20 का राइट जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। बोले क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट अगले क्रम पर चलते हैं और लेते हैं सेशन का क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ेंगे दोस्त। देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है, आपको जवाब देना है। झांसी में, बांदा में, चित्रकूट में, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि क्या जालौन में। तो देखिए कालिंजर का दुर्ग और कालिंजर मेला, दो चीजें आपसे पूछेगा, तो आप याद रखिएगा बांदा, क्या दो चीज, एक कालिंजर का दुर्ग और एक आप याद रखिएगा क्या कालिंजर का मेला। ये दोनों चीजें पूछेगा और आप बताओगे क्या, आप एकदम, इसका इंपॉर्टेंट जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी बांदा। आप याद रखिएगा इस द राइट जवाब क्या हो गया, बांदा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्रम पर आइएगा और लेंगे सेशन का क्वेश्चन नंबर 22 और पढ़ेंगे। देखेंगे दोस्त क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, उत्तर
उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है? कह रहा कि क्या कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि क्या नोएडा में? आपको जवाब देना है। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं तो याद रखिए उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत जो औद्योगिक अवसंरचना होता है, इसके तहत यह सार्वजनिक उपक्रम है। यह एक प्रकार का क्या है? तो आप याद रखिएगा यह एक प्रकार का सरकारी, या आप कह सकते हैं यह एक सार्वजनिक उपक्रम है। क्या है? यह एक सार्वजनिक उपक्रम है और इसका जो मुख्यालय है वो मौजूद है कहां पर? आप याद रखिएगा कानपुर में मौजूद है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा दोस्त? आप याद रखिएगा इसका राइट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट अगले क्रम पर आएंगे और देखिएगा एक इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, आपका तगड़ा जवाब देना होगा। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहां पर है? आपको जवाब दीजिए कि ये आपका उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त जो स्टॉक एक्सचेंज है, ये आपको बताना है कि ये कहां पर मौजूद है। आप मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए। क्या ये लखनऊ में है, कानपुर में है, वाराणसी में है, या गाजियाबाद में? चलिए इस एक प्रश्न के लिए मैं आपका जवाब लेता हूं। 23 मैक्सिमम जवाब दीजिए दोस्त। 23 के लिए जवाब आना चाहिए और तगड़े तरीके से आप जवाब देंगे और क्वेश्चन नंबर 23 के लिए जवाब आना चाहिए। और आने भी लगा है 23 का डी 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 डी। बहुत सारे लोग डी 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 एक सिरे से आ रहा जवाब, कुछ अच्छा, कुछ लोग बी 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 ए अच्छा मिक्स दे रहे हैं। चलिए, लेकिन आप में से मैक्सिमम ने इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी दिया है। आप में से मैक्सिमम ने इसका जवाब ऑप्शन नंबर अच्छा सी बी। याद रखिएगा इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहां पर मौजूद है? कानपुर में मौजूद है। अगर आपसे पूछेगा इसकी स्थापना कब हुआ था, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। आपकी स्थापना ये काफी बार रिपीटेड प्रश्न है और आप याद रखिएगा 1982 ईस्वी में इसकी किया गया था क्या स्थापना। तो 23 का राइट जवाब होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर आएंगे और देखेगा क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या कह रहा है। देखेंगे, कह रहा लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से, बताइए लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? एकदम बारीक क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का एकदम तड़कता भड़कता क्वेश्चन है। जवाब दीजिए, आप मैक्सिमम जवाब दीजिए और आने भी लगा है। चलिए 1982 अच्छा चलिए, अच्छा क्या बात है। कोई लिख रहा है कि सर जोश में आ गए। आइए तगड़े तरीके से जवाब दीजिए। देखिए जब आप अच्छा स्टार का पता है। चलिए क्या कह रहा है? कह रहा बलिया, बाराबंकी, उन्नाव और हरदोई, बताइए कौन सीमा नहीं स्पर्श करता है? तो आप याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं बाराबंकी जिले को, अगर पूर्व में मैं अगर आपसे बात करूं, जैसे देखिए इस तरीके से मैंने मैप बना दिया। अगर मैं पूरब की बात करता हूं तो बाराबंकी को टच करता है। बोलो दोस्त किसको? तो ये टच करता है बाराबंकी जिले को। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका पश्चिम जिले का, तो ये टच करता है लखनऊ, उन्नाव को। बोलो किसको टच करता है? ये राजधानी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये उन्नाव को टच करता है। अब अगर आपसे कहेगा कि दक्षिण में किसको टच करता है, तो आप बताओगे कि यह दक्षिण में टच करता है रायबरेली जिले को। बोलो किसको? तो आप जवाब दोगे कि रायबरेली जिले को। अब अगर हम दक्षिण में दक्षिण लिखना चाहिए, मैं उत्तर लिख दिया। ये दक्षिण में किसको? तो ये दक्षिण में ये आपका रायबरेली को टच करता है। अब आई बारी किसकी? उत्तर की बारी आई है। तो उत्तर में सीतापुर और हरदोई दो जिला होगा आपका। क्या आप याद रखिएगा? सीतापुर और एक आपका क्या? हरदोई याद रखिएगा। तो अब जवाब दीजिए, आप मैक्सिमम ने इसका क्या जवाब दिया? और आप मैक्सिमम ने इसका जवाब दिया ए। बलिया नहीं टच करता है, बलिया मऊ को टच करता है, बलिया बिहार को टच करता है, अलग राज्य बिहार को टच करता है, बलिया गाजीपुर को टच करता है। यह बात आपको याद रखनी है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बलिया। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेकर के रखिएगा। आइए नेक्स्ट अगले क्रम पर चलते हैं और लेते हैं सेशन का क्वेश्चन नंबर 25। देखें क्या कह रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? आपको कमेंट करना और बताना है उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। बताइए। ए कह रहा 9, बी कह रहा 3, सी कह रहा 5 और ऑप्शन में डी कह रहा कि क्या 8। आप मैक्सिमम को जवाब देना है। चलिए कमेंट करेंगे, आप मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए और आप मैक्सिमम का जवाब आने भी लगा है। अपना बलिया लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, गलत हो गया, चीजें सही होनी चाहिए बाद में बस। आइए तो कृषि जलवायु क्षेत्र की बात आपसे कह रहा, कृषि उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु
जलवायु क्षेत्र की संख्या आपकी कितनी होगी? 9। कौन कौन सा है? एक आप इसका नाम सुन लीजिए, बहुत सारी जगहों पे आप इसको केवल लोग बताते हैं 9। आप पहले याद रखिएगा तराई। दूसरा इसका भाग क्या होगा? आपको याद रखना है पश्चिमी मैदान। बोलो क्या होगा? तो आप जवाब दोगे कि इसका दूसरा भाग है पश्चिमी मैदान। तीसरे नंबर पर आएंगे तो बोलो तीसरा क्या होगा? आप बोलोगे कि मध्य पश्चिमी मैदान। बोले क्या? तो आप जवाब दोगे मध्य पश्चिमी मैदान। याद रखिएगा इसका तीसरा एरिया हो गया। चौथा कौन सा होगा? तो आप बोलोगे कि दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क भाग। क्या? दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क। आप याद रखिएगा अर्ध शुष्क भाग, आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये 4 हुआ। इसके बाद आपसे कहेगा मध्य मैदान। आप याद रखिएगा क्या? अगला याद रखिएगा मध्य मैदान। अच्छा, अगला और आपसे कहेगा तो आप याद रखिएगा बुंदेलखंड। क्या याद रखना है? अगला आपको याद रखना है बुंदेलखंड। और फिर आप आगे बढ़ोगे तो उत्तरी पूर्वी मैदान। याद रखिएगा क्या? उत्तरी पूर्वी मैदान आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है? इसके बाद ये आपका पूर्वी मैदान, और एक होगा आपका पूर्वी मैदान, और एक आएगा आपका क्या? विंध्य पहाड़ी क्षेत्र। विंध्य पहाड़ी आप याद रखिएगा क्षेत्र। तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें से कुछ भी चीजें आपसे कोरिलेट करके आपसे पूछी जा सकती हैं। चलिए दोस्त, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट अगले क्रम पर आएंगे। सेशन का क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? कह रहा भारत के समस्त राज्यों में, बताइए भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, या कह रहा है चौथा है? आपको राइट जवाब कमेंट करना है। तो देखो दोस्त, एक राज्य है जिसका नाम है क्या? एक राज्य है जिसका नाम है राजस्थान। और राजस्थान की अगर हम आपसे बात करते हैं तो याद रखिएगा 3,42,239 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के साथ ये आप याद रखिएगा ये स्थिति बनाया है उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्या? प्रथम स्थान। सेकेंड नंबर जब आएगा तो आप बता देना दोस्त, किसको? आप बता देना मध्य प्रदेश को। हो सकता है आपसे ऑप्शन में पूछ दे कि इसकी कितना, तो 3,08,252 3,08,252 वर्ग किलोमीटर के साथ ये अपनी स्थिति रखता है। कौन सी? तो ये याद रखेगा ये अपनी स्थिति बनाए हुए है। दूसरी, तीसरे नंबर पर आपका कौन आएगा? तीसरे नंबर पर आपका आएगा महाराष्ट्र। और आप महाराष्ट्र को क्या बताओगे दोस्त? आप बताओगे कि ये 3,07,713 3,07,713 वर्ग किलोमीटर के साथ ये किस पर है? तो आप याद रखिएगा ये तीसरे स्थान पर अपना कायम है। और अगर आपसे चौथा पूछेगा तो आप याद रखिएगा दोस्त चौथे नंबर पर है आपका उत्तर प्रदेश। और जब उत्तर प्रदेश की बात आएगा 2,40,928 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, और आप याद रखिएगा इसके साथ ये चौथे स्थान पर है। और ये आपके लिए देखिए मैंने पूरा किसी का भी टच कर सकता है और आप इसको चुटकियों में सॉल्व करना दोस्त। बोलो 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 दोस्त, क्लियर हुआ? यस 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 यस। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर चलेंगे। स्क्रीनशॉट आप लेंगे और आगे की ओर चला जाएगा और नेक्स्ट अगले क्रम पर आएंगे और लेंगे सेशन का क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के, बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? रामपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि क्या बहराइच। आपको बताना है कि साक्षरता दर कितना है, आपको कमेंट करना है। एक आपसे पूछेगा सर्वाधिक साक्षरता महिला दर वाला जिला, तो आप याद रखिएगा महिला, आपसे प्रश्न कहे अगर कि महिला सर्वाधिक
साक्षरता। तो आप इसको याद रखना दोस्त, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये है आपका क्या, कानपुर। और आपसे प्रश्न ये भी कह सकता है कि कानपुर में सर्वाधिक साक्षरता कितना है, 75.1% है। कितना, 75.1% है। अगला आपको क्या याद रखना है, श्रावस्ती याद रखना है। अगर आपसे कहेगा कि श्रावस्ती का कितना है, 34.8% आप याद रखिएगा, ये महिला साक्षरता दर है। तो सबसे कम के साथ श्रावस्ती। क्वेश्चन नंबर 27 इंपॉर्टेंट है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर चलेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर चलेंगे और आएंगे नेक्स्ट अगले क्रम पर, और बताइएगा सेशन का क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। 28 कह रहा दोस्त, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखी नगर बन गए थे। इंपॉर्टेंट है, और ये चीजें ढूंढ करके आसानी से आप ढूंढ भी नहीं सकते हो। ये इस डायमेंशन से मैं इसको लाया हूं कि आप बच्चा किसी भी प्रकार से परेशान ना हो, चीजों को सबसे बेहतर आपके लिए कोरिलेट किया जाए। आप मैक्सिमम इसके लिए कमेंट्स करोगे। तो बताइए, कह रहा 1951 और 1961 में, 1961 1971 में, 1971 1981 में, 1981 और 1991 में। आप मैक्सिमम को कमेंट करना और कमेंट करके बताना है दोस्त। चलिए जवाब आना चाहिए आपको। तो सुनिए, कानपुर और लखनऊ नगर की अगर मैं बात करता हूं तो 1971 कौन, कानपुर, आप याद रखिएगा 1971। और अगर मैं आपसे लखनऊ की बात करता हूं तो लखनऊ हो गया था 1981 में। ये 10 लाख की आंकड़े को पार कर गए थे। और याद रखिएगा, ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 10 लाखी नगर जो है ये कुल 7 हैं। याद रखिएगा। एक प्रश्न आपसे, हालांकि ये 1971 1981, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन एक और प्रश्न पूछेगा। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कुल 7-10 लाखीय, याद रखें 7-10 लाखीय 10 लाखीय जिला है। अब वो 7 आप याद रखिएगा। जैसे मैं लिखना चाहूंगा, एक हो गया आपका क्या, आप बता देना दोस्त, एक हो गया आपका कानपुर, ये मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा क्या हो गया, आप जवाब दे दीजिएगा कि वो है आपका लखनऊ। फिर आपसे अगर प्रश्न पूछता है तो आप याद रखिएगा गाजियाबाद। बोलो क्या, आप जवाब, ये 2011 की जनगणना बता रहे हैं, गाजियाबाद हो गया। इसके बाद आगरा आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है वाराणसी पूछा जा सकता है, आपसे मेरठ पूछा जा सकता है, आप याद रखिएगा। और आपसे प्रयागराज पूछा जा सकता है, जिसका पहले नाम था क्या, इलाहाबाद। तो आप याद रखिएगा, ये आपका राइट जवाब हो गया। 28 का राइट जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर चलेंगे दोस्त। स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे की ओर चलेंगे। हो गया, यस। तो आप 2 शब्द कमेंट लिखेंगे, सेशन कैसा लगा। और आज इस सेशन को हम यही विराम देंगे, और आप 2 शब्द जरूर कमेंट लिखेंगे, आपको आज का ये महत्वपूर्ण सेशन कैसा लगा। और एक नए अंदाज में, एक जोशीले अंदाज में मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, और आग लगा दिया जाएगा। तगड़े तरीके से सेशन को लेकर के चलेंगे। कुछ महत्वपूर्ण जीके, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, कुछ स्टैटिक्स, जीके, जीएस, इसका एक तगड़ा सेशन। आइए, तो 2 शब्द जरूर लिखे। और हां, सेशन को लाइक करना आप ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। अगस्त का महीना और क्रांति ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। चंद्रा इंस्टीट्यूट ले आया है आप सभी साथियों के लिए बिल्कुल नए बैच 16 अगस्त से। आरओ, बीईओ, एसएससी फाउंडेशन, यूपीपी, यूपीएसआई, प्यारे साथियों, टेट, सीटेट, सुपर टेट, रीट लेवल फर्स्ट, मेंस, केवीएस, पीआरटी, डी-ट्रिपल-एसबी, ये सभी बैच 16 अगस्त से प्रारंभ हो रहे हैं। एलटी ग्रेड 1 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। जीएस की क्लास आपकी कंटिन्यू कर दी जाएगी पहले से। यूपी ट्रिपल एससी पेट 1 सितंबर, सामान्य अध्ययन 16 अगस्त से, यूजीसी फर्स्ट पेपर 16 अगस्त से। आप सभी साथियों को चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद एप्लीकेशन पे महा बचत ऑफर 1 अगस्त से 7 अगस्त तक 60% की भारी छूट आप सभी साथियों को मिल रहा है। चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद एप्लीकेशन पे इंस्टॉल कर लेंगे एप्लीकेशन, अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, नेम, मोबाइल नंबर, आईडी, पासवर्ड आप बना लेंगे स्वयं। ये मोबाइल नंबर दे दिया जा रहा है। आप चंद्रा के सभी ब्रांचेस के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नोट्स के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। साथियों, चंद्रा इंस्टीट्यूट यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए भी आप सभी साथियों को एक मौका दे रहा है।
50% कोर्स कंप्लीट हो चुका है और 50% कोर्स आपको प्रॉपर मिल जाएगा। और अन्य सभी बैचेस जिनकी जानकारी दी गई वो बिल्कुल नए लाइव बैच, 90% लाइव और 10% रिकॉर्डेड, ये देता है चंद्रा इंस्टीट्यूट। सारी बातें हम आपको पहले से क्लियर कर दे रहे हैं। जिन साथियों ने पहले चंद्रा इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है, आप उनसे एक बार चंद्रा इंस्टीट्यूट के बारे में पूछिए। 1-2 एग्जाम दिए हैं तो जरूर जानिए, खुद ही आप समझ पाएंगे। मैक्सिमम आपको सिलेक्टेड मिलेंगे भाई, सिलेक्टेड मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।